नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। जो आज का अपना वीडियो होने वाला ये रहने वाला है एक मोटिवेशन, जो आपको डीमोटिवेट से मोटिवेट की ओर लेकर जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए शुरुआत करते। आज हम बात करने वाले किस पॉइंट पर है, देखिएगा। एक बहुत ही शानदार कोटेशन है कि जीत लो हर लम्हा, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। क्या कहा है सुनना, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। भाई साहब, इस दुनिया में लौट कर यादें आ सकती, लेकिन लौट कर वक्त कभी नहीं आ सकता है। अब बात करने वाले आज के हम इस मोटिवेशन वीडियो में, कुछ विद्यार्थी काफी लंबे समय से शिकायत भी कर रहे थे कि सर, हम जब भी पढ़ाई करते हैं उस समय हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पहला हम बिंदु जिस पर बात करेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहला ही बिंदु बहुत बड़ी बात कही गया है, और ये बिंदु ये कह रहा है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप लोगों का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं लक्ष्य आपका बड़ा नहीं है। आप अपने माइंड में कुछ बड़ा सोच नहीं रहे हो, इसीलिए आपके मन में एक द्वंद्व सा आ रहा है कि वो पढ़ के क्या करना है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य जिसका क्लियर होता है ना, उसके माइंड में तो कभी ये शब्द आता ही नहीं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वैसे आप लोग यहां पर दिन में सो रहे हैं, और जो व्यक्ति रात दिन मेहनत कर रहा है उसको रात में नींद नहीं आ रही है कि मेरे सपने जो अधूरे पड़े हैं उसको पूरा करना है, तो मुझे 110% अपने जितने भी जो एफर्ट होते हैं वो सारे मुझे लगाने हैं, और मुझे इस बार जो है वो सफलता चाहिए। इस बार मुझे क्या चाहिए, सफलता चाहिए। अब ये व्यक्ति सफलता के पीछे इतना पागल है कि साला मन भी नहीं करता है ना, तब भी किताब लेके ही बैठा रहता है। मन नहीं करता है ना, तब भी ये पुस्तक ही पढ़ता रहता है। अब ये जरूरी नहीं कि वो पुस्तक आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो। ये पुस्तक पढ़ता है, रामायण पढ़ लेगा किसी समय, किसी समय ना रामायण पढ़ लेगा, किसी समय हनुमान चालीसा पढ़ लेगा। भाई साहब, आपका तो मन लगाना है ना। 5 मिनट के लिए अगर आप टॉपिक से हट करके, जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं करता है ना, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, रामायण की 2-4 चौपाइयां बोल लीजिए, या फिर ऐसी कोई सी भी बुक हो जिस बुक को पढ़ने से हमें एक एनर्जी मिलती हो, वह बुक आप पढ़ सकते हैं। या आप है ना इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसमें भागवत गीता जो है उसका कोई एक जो श्लोक है वो श्लोक संस्कृत और हिंदी में पढ़ लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। फिर पुण्य आप बैठिए तो आपका मन पढ़ाई में 100% लगेगा। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा है, सर याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि याद नहीं होता है। अब यहां पर याद एक्चुअली में क्या नहीं होता है, ये भी तो नहीं बताया कि याद क्या नहीं हो रहा है। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उस फॉर्मूलास को आपको उपयोग में लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप कोई चीज कर रहे हो, गद्दों जैसे बह रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं। स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो, आपने पढ़ा है तो सबसे पहले पढ़ने का, याद करने का एक बेहतर तरीका है, मैं यहां पर लिखने वाला हूं सी, मैं सी लिखने वाला हूं। सी के बाद मैं लिखने वाला हूं यहां पर बी, बी के बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर, वो लिख रहा हूं एन, एन के बाद लिख रहा हूं मैं यहां पर, वो लिख रहा हूं आर, आर के बाद लिख रहा हूं मैं डबल आर, डबल आर के बाद मैं लिख रहा हूं री रीडिंग, री रीडिंग। इसके बाद मैं लिख रहा हूं वापस री नोट, री नोट। आप इस फॉर्मूले को अगर समझ गए ना, तो ये समझ जाना कि आपको याद रहने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले सी का मतलब होता है, आप कोई क्लास लेते हो, चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो। सी का मतलब होता है आप क्लास ले रहे हो, चाहे तो आप ऑनलाइन लो, चाहे तो आप इस क्लास को ऑनलाइन ले रहे हो, या फिर आप इस क्लास को ऑफलाइन पढ़ रहे हो। तो पहला तो अर्थ है कि आप पहले ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पढ़ो, यानी सी का अर्थ होता है आपको पहले पढ़ना है। बी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो पढ़ा है उसको बुक से पढ़ो, वापस पुस्तक जो आपके पास बुक है ना, उस बुक से एक बार आप पढ़ो, इसको और इसको बुक से मिलान करो।
क्या ये चीजें जो आपको पढ़ाई गई है दोनों सेम है, एज इट इज है? बिल्कुल। बुक और आपकी जो क्लास ली है उसको देखो। फिर उसके बाद में आपको बुक का और क्लास का दो सेम मिल जाए तो फिर उसके बाद आपको नोट करना है। क्या करना है? नोट्स तैयार करने। नोट्स तैयार करो। अब नोट्स तैयार करने के बाद क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? इन नोट्स को रीडिंग लगाओ। क्या करो? इसको पढ़ना है। क्या करना है अपने को? रीडिंग लगानी। आर का मतलब समझ जाना, पढ़ना है। अब पढ़ना ऐसे नहीं है कि हाँ हम सोए सोए पढ़ रहे, एक निश्चित स्थान पर बैठो और फिर उसको पढ़ो। और पढ़ो ऐसा कि सारी चीजें स्कैन हो जाए, है ना, आंखों में। इस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए कि सारे का सारा एज इट इज हमारी आंखों में छप जाए, कभी देखने की आवश्यकता ना पड़े। फिर सर हमने पढ़ लिया है और पढ़ो, इसको री रीडिंग करो, यानी आर यानी री रीडिंग। जिसको पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो, जिसको पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो। और एक हाईलाइटर अपने हाथ में रखो कि सर मैंने एक बार पढ़ा है और मुझे पूरे ही पेज में दो चीजें बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने दो चीजों को हाईलाइट कर दिया। दो को क्या कर दिया? मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर मैंने पुण्य पढ़ा तो सर मुझे इसमें दो चीजें और अच्छी लग गई तो दूसरा हाईलाइटर ले लो, दो चीजों को हाईलाइट कर दो वापस। जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी ही बार आपके जो नोट्स है ना वो शॉर्ट होते जाएंगे। जिन चीजों को आप हाईलाइट कर रहे हो वह चीजें ये भी कर सकते हो, इसका री नोट भी कर सकते हो। जो आगे वाला है री नोट, यानी जिसको आपने हाईलाइट किया है उसको पुनः एक पेज के ऊपर उतार लीजिएगा और फिर इसी को आप एग्जाम के नजदीक जो है, एग्जाम के नजदीक प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या कर सकते हैं? आप पुनः पढ़ सकते हैं। इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि ये जो आपके पास बुक है ना, इस बुक का जो हर पन्ना है, बुक का क्या है याद रखना, पन्ना है, और ये पन्ना आपसे कहने लग जाए मारा भाई छोड़ दे मुझे, बच्चे की जान लेगा क्या। ऐसी किताब कर दो कि कोई और व्यक्ति आपकी किताब को देखे ना तो कहे भाई क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या इसको घोल के पी गया है। ऐसी जब आपके अंदर एक क्वालिटी बन जाएगी ना तब जाकर आप किसी भी एग्जाम को पास आराम से कर सकते, कोई इश्यू नहीं होगा। फिर सर तीसरा हमारा प्रश्न आता है कि हम कहां बैठकर पढ़े, हमारी जो बैठक है वो कैसी होनी चाहिए। देखिए आप कहीं पे भी पढ़ो कोई इश्यू नहीं है, पढ़ने का कोई एक निश्चित स्थान तय कीजिए। आप एक निश्चिंत जो स्थान है वह स्थान चूज करें कि एक्चुअली में मुझे मेरे जो बिस्तर होते हैं उस बिस्तर के ऊपर बैठकर ही पढ़ना है। तो बिस्तर पर भी आप बैठ के पढ़े लेकिन रोज उसी स्थान पर पढ़े जहां पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर आप नहीं सर मेरे तो बिस्तर पे पढ़ा नहीं जाता, मैं तो सो जाता हूं, पढ़ सो के नहीं पढ़ना है। टेबल ले लो, चेयर ले लो, उस पे पढ़ो। सही नहीं सर मैं तो लाइब्रेरी जाऊंगा, लाइब्रेरी जाके पढ़ो। नहीं सर मैं तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूंगा, नहीं सर मैं तो फोन से ऑनलाइन पढ़ूंगा। पढ़ो ऐसा कि एक स्टेबिलिटी के साथ पढ़ना है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम से सीधी होनी चाहिए जब भी आप पढ़ने बैठते हो। आपका फोन बिल्कुल साइलेंट मोड पर होना चाहिए, आपके आसपास में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी डिस्टरबेंस करने वाला ऐसा व्यक्ति कोई पास नहीं होना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे होते हो। बिल्कुल साइलेंट मोड में पढ़ना है। तो थोड़ी सी बैठक व्यवस्था का आपको ध्यान में रखना है। आप चाहे अपने रूम पे पढ़ रहे हो, किराया लेके पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पढ़ो, बैठने का एक बहुत ही अच्छा ढंग होता है। अच्छा कहते हैं ना जब हमारे घर का कोई व्यक्ति नया मेहमान हमारे घर पर आता है तो इस घर का परिचय है ना वो आपके घर के बाहर खुले हुए जूतों से ही कर लेता है कि इस घर के लोग कैसे हैं, है ना। तो उनकी भी एक व्यवस्था होती है जूतों की कि उनको जूतों को रखना कहाँ है। जहां पर अच्छी प्रकार से जूते रखे हुए होते हैं उस घर में ये माना जाता है अच्छे संस्कार है। जब आप पढ़ रहे हो आप एक विद्यार्थी और आपकी बैठक व्यवस्था ही सही नहीं है तो वैसे आपको पढ़ के भी कोई ऐसा ही नहीं है कि भाई आप कहीं पहुंच जाओ, कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो बैठक व्यवस्था आपकी सही होनी चाहिए। फिर इसके बाद में सर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ूं, मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूं या फिर मैं ऑफलाइन पढ़ाई करूं, ऑफलाइन करूं या फिर मैं जो है वो सेल्फ स्टडी करूं, सेल्फ स्टडी करूं। अब करना क्या है अपने को कि सेल्फ स्टडी करनी है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है। सबसे पहली तो अगर आप 12वीं पास विद्यार्थी हो तो मेरा तो यह मानना है कि आप एक बार जीवन में जरूर आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए जो 12th पास है, ठीक है। ऑफलाइन आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन आपको जो जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप 12th पास हो। हाँ मैंने एक बार ऑफलाइन कर ली तो फिर आप ऑनलाइन का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन भी पढ़ लिया तो फिर उसी को आप क्या कर सकते हो, उसी को जो है वो सेल्फ
स्टडी के रूप में उपयोग में ले सकते हो। ये आपका एक कर्म रहने वाला है। फिर सर इसके बाद हम आगे और क्या करें, तो देखिएगा आगे जो चीजें है ना वो आपको ये करनी है कि आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज निकालनी। क्या निकालनी? टेस्ट दो आप, जितना हो सके उतना आपको क्या देना है? टेस्ट देना है। टेस्ट ही आपका जो है साथियों वो परिणाम जो है वो बेहतर बनाता है। जितना हो सके उतनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। सर टेस्ट सीरीज हम कौन सी पढ़े? ऑनलाइन टेस्ट दे या फिर ऑफलाइन टेस्ट दे, आपकी जो इच्छा हो वो करो। आपको 100% आपकी मेहनत को टेस्ट सीरीज से मापना है। कभी भी डिमोटिवेट होना, सर मैंने 100 प्रश्न किए थे और 100 में से मेरे तो 10 प्रश्न ही सही हुए। पहली बार में टेस्ट में 10 होंगे, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 और फिर 100 प्रश्न भी एक दिन आपके आराम से सही होंगे। तो अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे बनाओ कि मैंने कोई थ्योरिकल क्लास ली है, जैसे मान लो मैंने जनजातियां पढ़ी है और जनजातियों की मैंने एमसीक्यू प्रश्न भी देख लिया। अब मैं टेस्ट दूंगा, इसका टेस्ट दूंगा। अब टेस्ट में मेरे जनजातियों में एक बार में 10 प्रश्न ही सही हुए, दूसरी बार में मेरे 20 हुए, 30 हुए। एक समय ऐसा आएगा आपके 100 में से 100 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन से लाकर आप बैठ के आराम से दे सकते हो। लेकिन ऑनलाइन दोगे तो उससे आपका परिणाम जल्दी पता चल जाएगा, बाकी ऑफलाइन में तो आप परिणाम नहीं निकाल पाओगे। फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे का अपना जो बिंदु आता है वह बिंदु यह है कि सर मैं हमेशा डिमोटिवेट हो जाता हूं, अगर मुझे नौकरी ना मिली तो फिर क्या होगा। देखिएगा किसी ने क्या खूब कहा था कि दोस्ती किताबों से कीजिए, दोस्ती किताबों से कीजिए, अगर साली बेवफा भी निकली ना तो कुछ ना कुछ बनाकर छोड़ेगी। आप नौकरी नहीं लगोगे ना तो इतने कैपेबल तो जरूर हो जाओगे कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है ना इन किताबों से, वो ज्ञान अगर आप कहीं पर भी बांट दोगे, इसे कहीं पे भी ले जाकर बांट दोगे ना, तो जो ज्ञान लिया है उससे कहीं गुना बेहतर आपकी लाइफ चल जाएगी। क्योंकि आज का जीवन कंपटीशन का जीवन है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे क्षेत्र है जिसके अंदर पढ़े लिखे युवाओं की आवश्यकताएं हैं। तो आप वहां पर जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। सभी को गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिलती हैं। इस देश में 141 करोड़ पब्लिकेशन है, सॉरी पब्लिक है, तो क्या सभी को नौकरी मिलेगी? क्या 141 करोड़ लोगों को तो नौकरी मिल नहीं सकती है। अब भाई साहब कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, तो आप नौकरी लो मत, आप नौकरी देने वाले बनो। कुछ भी अपना काम शुरू कर दीजिए। आपकी जो आपके अंदर हुनर है उस हुनर के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई साहब नौकरी इतना जरूरी नहीं है। आज के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस से इतना रुपया कमा रहे हैं, उनकी 7 पीढ़ियां आराम से काम चला ले। तो नौकरी के पीछे पड़ना चाहिए, क्योंकि हम एक मीडियम फैमिली से आते हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी जो जॉब है वो सरकारी नौकरी को मानते हैं। चाहे यहाँ पर करोड़ों रुपए भी आ जाए तो वो सम्मान नहीं है जो सम्मान सरकारी नौकरी में होता है। इसी में एक उदाहरण समझिएगा आप कि एक बार एक गांव का एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र जो है पिताजी से और मां से आकर कहता है, मां मैं 50 लाख रुपए लेकर आया हूं, 50 लाख रुपए लेकर आया हूं। तो मम्मी ने उसको डांट दिया कि क्या 50 लाख रुपए लेकर आया, नहीं चाहिए मैं तेरे 50 लाख रुपए। उसको उन्होंने डांट लगा दी। एक दूसरा बच्चा था उसका जो प्रिपरेशन कर रहा था और वो जो है वो पोस्टमैन की क्या लग गया था, पोस्टमैन की नौकरी लग गया और उसकी सैलरी तो बहुत कम होती है, आपको पता है। माँ बाप ने उसको गले लगाया और कहा, वाह बेटा तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। अरे वैसा 50 लाख ये पोस्टमैन है ना अपनी पूरी जिंदगी में 50 लाख रुपए नहीं कमा पाएगा। लेकिन 50 लाख से माता पिता खुश नहीं, उनको पता है वैसा सम्मान नहीं है इसमें। क्या पता है कितनों का गला काट के पैसा लेकर आया हो, क्या पता चोरी डकैती अन्याय 2 नंबर के धंधों से पैसा लाया हो। इसकी जीवन है ना आज 50 लाख कमा रहा है, लेकिन कल को ये 50 लाख की जगह है ना इसके 1 करोड़ रुपए वापस इसको भरने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये कमाई का कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब आज 50 लाख लाए तो कल भी 50 लाख ही आएंगे। एक समय जो आता है ना वो ऐसा भी आता है कि आज आप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन जब जाएंगे ना उस समय आप जो है 1 रुपया आपको नसीब में वापस नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिसकी सरकारी नौकरी है, मान लो किसी की पोस्टमैन में भी सरकारी नौकरी लग गई ना, तो उसका जीवन जो है उसका तो काफी अच्छी प्रकार से बीत जाएगा। उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके खुद के माता पिता आराम से जीवन व्यापन कर लेंगे, इतना तो तय है। अगर वो पोस्टमैन की नौकरी पे भी लग जाता तो भाई साहब ये हमारे देश का, हमारे
जो युवा है वो युवा सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भाग रहा है कि वो अपने आप के जीवन को सेव करना चाहता है। बाकी सरकारी नौकरी में इतना तो पैसा नहीं है कि भाई साहब आप अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ जी सको, है ना। लेकिन दो तरीके हैं, कोई व्यक्ति ऐसे है जिसका शुरू से सपना रहा हो कि मैं एज ए बिजनेस करूं तो वो उसको चूज कर सकता है, और किसी विद्यार्थी का सपना रहा है कि मेरे माता पिता के मैं सपने जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के पूरे करो तो वो करेगा। तो जैसा भी आपको एज यू लाइक, आप जैसा लगता है आपको मुझे करना चाहिए तो वो आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज का एक जो है वो आप सभी के लिए एक मोटिवेशन मान लीजिए, एक बेहतरीन मेरी तरफ से एक जो विचार है आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए वो हो सकता है। अब हम सर एक चीज ये भी है कि बहुत सारी नकारात्मक चीजें हमारे को घेरे रहती है, नकारात्मकता, और ये नकारात्मकता हमें हमेशा डिमोटिवेट करती है। कभी मेरा नहीं हुआ तो, मैं पेपर में पास नहीं हुआ तो, मैं मेरे माता पिता के सपने जो है पूरे नहीं कर पाया तो। देखो नकारात्मकता हर इंसान के अंदर आती है, और नकारात्मकता जितनी हमारे मन में घर करके रहती है, अगर उतना ही हमारे अंदर सकारात्मकता हो तो मैं कह रहा हूं आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर व्यक्ति वही बनता है जो सोचता है, व्यक्ति वही बनता है जो सोचता है। आप घर से निकलो और कभी निकल कर देखना कि कभी मन में विचार आ गया यार कि आज मेरे साथ कोई बुरा तो नहीं हो जाए, आज मेरे साथ कोई बुरा तो नहीं होगा। 110% आपने किसी का बुरा नहीं किया ना, फिर भी आपके साथ बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा है, वैसी आपने थिंकिंग आपने मन में लाई है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए, तो वैसा आप सोच रहे हो तो होगा। तो जैसी कहते हैं ना, जैसी आपकी सोच है वैसा आपके साथ होने वाला है। ये एक फ्रिक्वेंसी है, ईश्वरीय ताकत है। जैसे हमारे मन में विचार होते, जैसे मैंने फोन निकाला और मेरे मन में आज कोई गम आ गया, है ना, ब्रेकअप हो गया या कोई छोड़ के चली गई। जैसे ही मैंने फोन निकाला, मैं कोई भी इस फोन के अंदर यूट्यूब हुआ, चाहे मैं इंस्टा हुआ, चाहे अन्य कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुए, अगर मैं कोई रील वगैरह देखूंगा ना तो मेरे हाथ की तरंगे मुझे मेरे मन में, मेरे माइंड में जो चल रहा होगा उससे रिलेटेड मुझे इसमें रील दिखाएगा। जैसे मेरा कोई ब्रेकअप हो गया तो इसके अंदर वही वो रील आएगी, ब्रेकअप वाली। आज मुझे कोई बड़ी खुशी मिल गई तो बड़ी खुशी वाली है। आज मैं कहीं मंदिर चला गया तो मंदिर वाली, भगवान की भगवान। यानी कहने का अर्थ है कि आपके मन में जितने विचार है, जैसे विचार है, उसी विचार के साथ साथ आपके साथ जीवन की हर घटना घटती है। इसलिए नकारात्मकता से दूर रहें, हमेशा सकारात्मक सोचें। आज आपको ठोकर लगी है ना, तो ठोकर लगी तो भगवान को कहो, भगवान बहुत अच्छा किया आपने मुझे ठोकर दी। ये मतलब भगवान आपने क्यों ठोकर दी है मेरे, वो ठोकर भी आपको सिखाएगी कि मैं देख कर नहीं चल रहा था इसलिए मुझे ठोकर लगी। हमेशा भगवान को धन्यवाद दो, चाहे आपके साथ गलत हुआ हो चाहे आपके साथ सही हुआ, उसको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, ऐसे ही चलने दिया कर। तो वैसा नकारात्मकता ऐसे ही खत्म की जाती है। हमेशा सकारात्मक सोचे, सकारात्मकता के साथ काम करें, और यही आज का अपना एक जो है मोटिवेशन थोड़ा सा आपके लिए होने वाला था। और ये मैंने आपको जो दिया है, आई होप आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा, और आपको कोई जानकारी इसमें अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अगला जो वीडियो है वो किसके ऊपर होना चाहिए, तो वो भी आप बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।